क्या क्या हुआ क्या? इसने देखो मेरे से बोला ना पल्ली पार चलेगी तुझे 1000 रुपए दूंगा और एक साइकिल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से वहां खूनी खेल जारी है। अब इस वीडियो को जरा देखिए। सड़क पर एक महिला वकील चली जा रही है और उस पर सरेआम अंडे बरसाए जा रहे हैं। भीड़ उसे घेर चुकी है। वो हाथ जोड़कर पीछे हटने का इशारा कर रही है, लेकिन उसके ऊपर एक के बाद एक अंडे फेंके जा रहे हैं। ये कोई फिल्मी दृश्य नहीं है दोस्तों, ये भारत के उस राज्य की हकीकत है जहां कभी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जैसी हस्तियां पैदा हुई थी। और सवाल ये है कि उस महिला वकील का गुनाह क्या था। पहला गुनाह ये कि वो मुस्लिम है, दूसरा गुनाह ये कि वो वकील है, यानी पढ़ी लिखी है, अपने हक की बात करना जानती है, और तीसरा और सबसे बड़ा गुनाह ये कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं है। बस इतनी सी बात पर एक महिला के साथ भीड़ ने वो सलूक किया जिसे देखकर पूरा देश शर्मसार हो जाना चाहिए। दोस्तों, ये तस्वीर बता रही है कि पश्चिम बंगाल आज एक नए मणिपुर की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह मणिपुर में धीरे धीरे परतें खुली थी, जिस तरह वहां से एक के बाद एक भयावह तस्वीरें सामने आई थी, बिल्कुल वैसा ही मंजर आज पश्चिम बंगाल में तैयार किया जा रहा है। बल्कि सच पूछिए तो हालत मणिपुर से भी ज्यादा भयावह होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो किसी भी लोकतांत्रिक देश की छवि पर काला धब्बा है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो हिटलर के ज़माने की याद दिलाता है। जिस महिला वकील पर अंडे बरसाए गए उनका नाम है तुलिका खातून। पेशे से एडवोकेट हैं और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोलने की हिम्मत की थी और उसी हिम्मत की सजा उन्हें सरेआम दी गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ये नया चेहरा है। पहले उन्होंने विरोधी पार्टियों के नेताओं को निशाना बनाया, फिर सांसदों तक अपने हाथ पहुंचाए और अब आम कार्यकर्ताओं, समर्थकों, वकीलों, अध्यापकों तक को घेरा जा रहा है। दोस्तों, ये भीड़ तंत्र है, ये मॉब लिंचिंग की तैयारी है। पुलिस बेबस दिखाई देती है, अदालतें संज्ञान नहीं ले रही है और सुप्रीम कोर्ट भी चुप्पी साधे बैठा है। और जो सबसे शर्मनाक बात है वो ये कि बीजेपी के समर्थक सोशल मीडिया पर इन घटनाओं का बदला कहकर उत्सव मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि देखो हमने कैसे सबक सिखाया हमने। एक मुस्लिम महिला वकील का जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपनी राजनीतिक पसंद दूसरी पार्टी के लिए जाहिर की थी। क्या यही लोकतंत्र है जिसकी हम बात करते हैं? क्या यही वो भारत है जिसका सपना संविधान निर्माताओं ने देखा था? तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद के साथ जो हुआ, उनके घर में घुसकर जो मारपीट हुई, वो सारी घटनाएं आज भी हमारी आंखों के सामने हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई सजा नहीं। एक तरफ ये हाल है और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की स्थिति ये है कि 7 बार सांसद, कैबिनेट मंत्री रह चुकी और 3 बार मुख्यमंत्री बनी हुई नेता को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया जाता है। ममता बनर्जी को इसलिए नजरबंद किया जा रहा है ताकि वे बलात्कार पीड़िता से मिलने बरुईपुर ना जा सके। जरा सोचिए दोस्तों, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को अपने ही राज्य के भीतर एक पीड़िता से मिलने से रोका जा रहा है। ये कौन सा लोकतंत्र है? जिस महिला ने अपने दम पर पूरा राजनीतिक साम्राज्य खड़ा किया, जिन्होंने महिलाओं को इतना अधिकार दिया, जिन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था को अपने तरीके से संभाला, उनके घर के बाहर आज पुलिस तैनात है। ये पुलिस असल में उन बलात्कारियों के घरों के बाहर होनी चाहिए थी जिन्होंने बच्चियों की जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन पुलिस बलात्कारियों की सुरक्षा में लगी है और पीड़िता के पास पहुंचने वाले मुख्यमंत्री को रोका जा रहा है। ये कैसी न्याय व्यवस्था है? ये कैसा प्रशासन है? ये कैसी सरकार है? ये सवाल हर संवेदनशील नागरिक को खुद से पूछना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और पश्चिम बंगाल का एक और मामला देखते हैं जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे स्याह पन्ना है।
3 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली 11 साल की एक मासूम बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। जब गांव वालों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया तो एक भाजपा नेता शांतनु मंडल पहुंच जाते हैं और उन्हें जमानत पर छुड़ा लेते हैं, ये कहते हुए कि ये हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे समर्थक हैं, इन्हें छोड़ दो। आज भी पूरे क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन जारी है, लोग सड़कों पर हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों में इसकी कोई गूंज नहीं है। दोस्तों, ये वही देश है, वही देश जहां प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। ये वही देश है जहां एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर हमारे प्रदेश में किसी महिला को आंख उठाकर देखा तो बुरा हाल कर देंगे। और असल हाल ये है कि सत्ता में बैठी पार्टी के अपने कार्यकर्ता बच्चियों के साथ ये घिनौना अपराध कर रहे हैं और उनके अपने नेता उन्हें बचाकर ले जाते हैं। नारों और सच्चाई के बीच का ये फासला कितना बड़ा है, इसे किसी भी तराजू में तौला नहीं जा सकता। दोस्तों, बेटी बचाओ का नारा अगर सचमुच जमीन पर उतरना चाहिए तो सबसे पहले उन कार्यकर्ताओं को सजा मिलनी चाहिए जो बेटियों को उजाड़ रहे हैं, ना कि उन्हें जमानत। लेकिन यहाँ तो पूरी व्यवस्था उल्टी हो गई। अब जरा कश्मीर की तरफ चलते हैं। अनंतनाग से एक वीडियो सामने आया है जो देश की आत्मा पर एक और गहरा घाव है। जिस तरह के वीडियो अब तक हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार से देख रहे थे, वैसा ही मंजर अब कश्मीर में भी दिखाई देने लगा है। अनंतनाग में सड़क के किनारे कुछ बुर्का पहने मुस्लिम महिलाएं खड़ी थी। पास से गुजरते कुछ लोगों ने उन्हें देखा और देखते ही जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। नारे लगाना गलत नहीं है, कोई अपने धर्म के प्रति भक्ति दिखाए तो ये उनका अधिकार है, लेकिन जब नारे किसी को डराने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए, किसी की मौजूदगी को असहज बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाए तो वो भक्ति नहीं, धौंस बन जाती है। कश्मीर, जिसने हमेशा अमरनाथ यात्रियों को खुले दिल से स्वागत किया है, जिसने हर धर्म के तीर्थ यात्रियों को अपने कंधों पर उठाकर पहाड़ों तक पहुंचाया है, वहां इस तरह की उकसाऊ हरकतें बेहद चिंताजनक है। ये हरकतें उस सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने की कोशिश है जो सदियों से कश्मीर की पहचान रहा है। और हैरानी की बात तो ये है कि जिस सरकार को इन घटनाओं पर सबसे पहले चिंता करनी चाहिए वो चुप है। जिन्हें रोक लगानी चाहिए वे मौन हैं, जिन्हें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए वे आंख मूंदे बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी अंधेरे के बीच एक रोशनी की किरण भी सामने आई है, जिसे देखकर मन को थोड़ा सुकून मिलता है। राजस्थान के बाड़मेर से एक खबर आती है जो बताती है कि इस देश की आत्मा अभी मरी नहीं है। बाड़मेर में एक मस्जिद को कथित बुलडोजर कार्रवाई के तहत गिरा दिया गया। मस्जिद टूटने के गम में मुसलमानों ने 4 दिनों तक अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाया। और उस समय क्या हुआ? उसी गांव के हिंदू परिवार अपने घरों से खाना बनाकर मुसलमान भाइयों तक पहुंचाते रहे। ये भारत की असली आत्मा है। ये वो भारत है जिसकी बात संविधान करता है, जिसकी बात गांधी करते थे, जिसकी बात हम सदियों से करते आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में ये पूरी घटना विस्तार से छपी है। रिपोर्टर पारुल कुलश्रेष्ठ ने इसे लिखा है। रिपोर्ट में हरलाल राम मेघवाल नाम के एक हिंदू ग्रामीण का बयान है, जिसमें वे कहते हैं कि मस्जिद टूटने के विरोध में मुसलमानों ने खाना बनाना बंद कर दिया था। तब हमने अपने घर से खाना बनाकर उन्हें खिलाया। वे साफ कहते हैं कि सरकार को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। ये हमारे भाई हैं, हमेशा हमारे साथ रहे हैं, हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। यही नहीं, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के सैकड़ों निवासी सर्वधर्म शांति सभा के बैनर तले एकजुट होकर मार्च निकालते हैं।
और प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हैं कि किसी एक समुदाय को टारगेट करना बंद हो। मस्जिद के इमाम हिशामुद्दीन भी बड़ी भावुक बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जब प्रशासन चला गया तो मेरे गांव का हर हिंदू मेरे घर आकर मस्जिद के विध्वंस पर शोक व्यक्त कर रहा था। 4 दिनों तक दोस्तों 4 दिनों तक किसी मुसलमान ने अपने घर पर खाना नहीं बनाया और हिंदू भाई हमारे लिए खाना भेजते रहे। ये कहानी बताती है कि नफरत की सारी कोशिशों के बावजूद इस देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके दिल इंसानियत से लबरेज हैं, जो अपने पड़ोसी को अपना भाई मानते हैं, अपनी बहन मानते हैं, जो इस बात की परवाह नहीं करते कि वो किस धर्म का है, बल्कि सिर्फ ये देखते हैं कि वो इंसान है। गोदी मीडिया के उन पत्रकार को जो दिन रात हिंदू मुस्लिम की बहस चलाकर समाज में जहर घोलते हैं, उन्हें पारुल कुलश्रेष्ठ जैसे रिपोर्टरों से पत्रकारिता का पाठ सीखना चाहिए। असली पत्रकारिता वही है जो लोगों को जोड़े। लेकिन दुर्भाग्य से टीवी अगर आप सुबह से शाम तक खोलकर बैठ जाइए तो आपके दिमाग में सिर्फ जहर घोला जाएगा, सिर्फ नफरत भरी बात की जाएगी। लेकिन इस देश में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर इस जहर का कोई असर नहीं होता, जो भाईचारे को, आपसी सौहार्द को अपनी पहली प्राथमिकता मानते हैं। अब एक और घटना जो देश के हर संवेदनशील नागरिक को झकझोर देगी। सोशल मीडिया पर एक मासूम बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है। बच्ची कैमरे के सामने रो रो कर बता रही है कि भगवा कपड़े पहने एक व्यक्ति ने उसे 1000 रुपए और एक साइकिल का लालच देकर अपने साथ पुल के उस पार चलने को कहा। जरा सोचिए दोस्तों, कितनी घिनौनी बात है ये, कितनी घिनौनी मानसिकता है। एक बच्ची को 1000 रुपए और साइकिल का लालच देकर उसके साथ न जाने क्या क्या करने की योजना बनाई जा रही थी। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि वो व्यक्ति भगवा कपड़े पहने हुए था। ये हमारे धर्म के सबसे पवित्र प्रतीकों में से एक है। भगवा त्याग का प्रतीक है, तपस्या का प्रतीक है, अध्यात्म का प्रतीक है। लेकिन कुछ लोग उसे भी बदनाम करने पर तुले हुए हैं। ऐसे लोग सिर्फ धर्म को बदनाम नहीं कर रहे हैं, वे उस पूरी सांस्कृतिक विरासत को बदनाम कर रहे हैं जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल तपस्या से रचा है। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? निकाल लूंगी, तू जाएगा नहीं। पुलिस वाले भैया ने बोला था इसको, मैं वही हुआ क्या? इसने देखो मेरे से बोला ना, पल्ली पार चलेगी तुझे 1000 रुपए दूंगा। अरे 1200 ये बच्चे हैं, सुनो। झूठ कह रहा, झूठ। अरे एक साइकिल दूंगा। अरे यार, ये बात बोली मेरे से हुआ। इनकी बहनों की बड़ी बड़ी थी, इसने उनमें से ही बच्ची। अरे तू जाएगा नहीं। रुक जाओ, आग मत उठाना, आग मत उठाना। मारो, ओए हाथ में उठाओ, ऐसी हाथ में उठाओ। 1000 रुपए दूंगा। अरे क्या नाम बताया? भगवा पहनकर बच्ची से ये हरकत करने वाले व्यक्ति ने उस पूरी परंपरा को कलंकित किया है जिसका सम्मान करोड़ों हिंदू करते हैं। अगर यही घटना किसी दाढ़ी टोपी वाले व्यक्ति ने की होती ना, तो वो अब तक टीवी चैनल्स पर हर 5 मिनट में ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती। एंकर चीख चीख कर बता रहे होते कि देखो कैसे लोग हैं, इन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन क्योंकि ये व्यक्ति भगवा पहने था, इसीलिए पूरी गोदी मीडिया चुप है। इनका ताज़ा उदाहरण दिल्ली के कनॉट प्लेस से मिलता है। वहाँ कुछ लोगों ने एक मुस्लिम शख्स को सिर्फ इसलिए पकड़ लिया क्योंकि उसने कुर्ता पजामा और टोपी पहन रखी थी। अब बताओ आप, उस पर जमकर मारपीट की गई, उस पर आरोप लगाया गया कि वो लड़की छेड़ रहा था, उसका पीछा कर रहा था। और सबसे हैरानी वाली बात ये है कि जिन महिलाओं को कथित रूप से छेड़ने का आरोप उन पर लगाया जा रहा था, वे खुद वहाँ आकर कहती हैं कि भैया छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। लेकिन भीड़ ने सुना ही नहीं, मारपीट होती रही, वीडियो बनाए जाते रहे, वायरल किए जाते रहे, यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये दोगला रवैया कब तक चलेगा? आखिर कब तक एक धर्म के लोगों को हर छोटी बड़ी घटना पर देशद्रोही ठहराया जाता रहेगा और दूसरे धर्म के अपराधियों को धर्म रक्षक बताकर बचाया जाता रहेगा? यही तो असली सवाल है दोस्तों, जो हर नागरिक को खुद से पूछना चाहिए। इसी बीच मध्य प्रदेश से एक और तस्वीर सामने आती है। हिंदू धर्म के अनुसार बरसात के मौसम में तो चिड़ियों के घोंसले तक नहीं तोड़े जाते, क्योंकि ये वो समय होता है जब पक्षी अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें पालते हैं। कहा जाता है कि बरसात में भी जीव जंतुओं को उनके ठिकानों से बेदखल नहीं करना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश के तथाकथित सनातनी मुख्यमंत्री मोहन यादव के राज में 100 से ज्यादा घुमंतू जनजातियों के झोपड़े गिरा दिए गए। छोटे
बरसात के मौसम में इन गरीब लोगों को उनके ठिकानों से बेघर कर दिया गया। ये वो लोग हैं जिनके पास पहले से कुछ नहीं था। झोपड़ी थी सिर छिपाने के लिए, वो भी छीन ली गई। दोस्तों, ये देश किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अंडे बरसाए जा रहे हैं। कश्मीर में बुर्का पहनी महिलाओं को डराने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। कनॉट प्लेस में एक निर्दोष मुस्लिम युवक को टोपी पहनने की सजा दी जा रही है। मध्य प्रदेश में गरीबों की झोपड़ियां बरसात में उजाड़ी जा रही हैं और भगवा पहने एक व्यक्ति एक मासूम बच्ची को बहलाने की कोशिश करता है। ये सारी घटनाएं एक साथ एक ही तस्वीर बनाती हैं और ये तस्वीर बहुत डरावनी है। लेकिन इसी अंधेरे में बाड़मेर की वो रोशनी भी, जहां हिंदू भाई मस्जिद टूटने पर मुसलमान भाइयों के लिए खाना पहुंचाते हैं, यही उम्मीद है, यही असली भारत है, यही वो भारत है जिसे हम बचा कर रखना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार को, केंद्र सरकार को और उन तमाम जिम्मेदार लोगों को जो सत्ता के गलियारों में बैठे हैं, उन्हें इस पर गंभीरता से सोचना होगा। पश्चिम बंगाल को दूसरा मणिपुर नहीं बनने देना है और ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी भी है। हमें आवाज़ उठानी होगी, हमें सवाल पूछने होंगे, हमें अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा होना होगा, चाहे किसी भी धर्म के हों वो। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी हर टिप्पणी हम तक पहुंचती है और हम उसे गंभीरता से लेते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड पर। नमस्कार, धन्यवाद।